हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। स्वार्थ, लालच, प्यार और दुश्मनी, इन चीजों के अंदर इंसान अपना गोल अटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आदमी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना कि डायन भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन एक स्वार्थी, एक लालची आदमी अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। और कुछ ऐसा ही हमारे आज के इस रियल एक्सपीरियंस के अंदर। और इस इंसिडेंट ने मुझे मजबूर कर दिया सोचने के ऊपर कि आपसे रिश्तों की जो गहराई है वो आजकल कितनी कम हो चुकी है। जमीन जायदाद के इस लालच के अंदर अपने ही पीठ पीछे ऐसा वार करते हैं कि आपकी जिंदगी नर्क बन जाती है। और ऐसे एक पारिवारिक दुश्मनी का शिकार होते हैं नीता का परिवार। ये स्टोरी हमसे शेयर की नीता ने, जो कि यूपी से बिलोंग करती है, और ये उनकी फैमिली का एक रियल इंसिडेंट है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई एक्सपीरियंस, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इस दी गई आईडी पर। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो देखा कि 67% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही होगी, आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा, और जब भी आपका मूड रिफ्रेश करने का मन होता होगा तो ये स्टोरीज आपके काम में आती होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको हमें भी सपोर्ट करना होगा, रिवॉर्ड करना होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे रीच को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। कहानी की शुरुआत होती है नीता के परिवार से। उनके फादर, जिनका नाम था रामपाल, और वो धनबाद में रेलवे के अंदर जॉब किया करते थे, क्लर्क की पोजीशन पर वो थे। इनका एक छोटा सा परिवार था, नीता, उसका भाई अमित और मम्मी पापा। ये चारों लोग धनबाद में ही रहा करते थे। इन्हीं के साथ साथ इनके फादर के 5 भाई थे। तो जो 5 भाई थे उनमें से 3 भाई, जो रामपाल खुद, उनके और 2 भाई थे, वो भी रेलवे के अंदर ही पोस्टेड थे। तो ये तीनों भाई धनबाद रहा करते थे। उनके 2 भाई और थे जो यूपी के मिर्जापुर में खेती बाड़ी किया करते थे। उनकी जो जमीन थी पूरी, उस पर ये लोग खेती किया करते थे। ऑब्वियसली सबकी 5 भाइयों की मिलाकर एक जमीन थी, और जब इनके पिताजी की डेथ हुई तो इनको अपने अपने हिस्से की जमीन सबको मिल गई थी। और वो जो दोनों भाई थे वो इनकी जमीन पर भी खेती किया करते थे और अपनी जमीन पर भी खेती किया करते थे। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो टाइम के साथ साथ इनकी जो बाकी की इनके 5 भाई, 3 भाई थे, उन्होंने किसी न किसी जरूरत की वजह से अपनी जमीनों का जो हिस्सा था वो बेच दिया था। लेकिन रामपाल जी, उनके छोटे भाई जो थे, उन्होंने अपनी जमीन का हिस्सा नहीं बेचा था। अब आप सोच सकते हैं कि जिनका घर ही खेती बाड़ी से चलता हो और उन्होंने अपनी जमीन बेच दी है, तो उनकी नजर किस चीज पर होगी। शुरू में भी जब जमीन का बंटवारा हुआ तो रामपाल जी हमेशा कहते थे कि बंटवारा में कुछ ना रखो, सारे भाइयों मिलकर खेती करो, जब भी काम चलेगा। और जब ये सब हो गया उसके बाद भी वो अपनी जमीन पर उनको खेती करना अलाउ करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके भाइयों की नजर तो किसी और चीज पर चल रही है। उनके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा है। इनका छोटा भाई, जो सबसे छोटा भाई था, उसके पास जमीन थी, वो भी रामपाल जी की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर बात मानता था। इसलिए उसने भी अपने बाकी तीनों भाइयों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए अलाउ किया हुआ था, ताकि उनका घर बार चलता रहे। ये तो ही बात फैमिली के बड़े मेंबर्स के। अब जो फैमिली के छोटे मेंबर्स थे, जहां पर बच्चे थे, जो अमित के कजिन ब्रदर्स थे, अमित के वो सेम ही एज के थे और इनकी अमित से दोस्ती बहुत अच्छी थी। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे कजिन से बहुत अच्छी दोस्ती रही हुई है। बिल्कुल दोस्त की तरह सब एक दूसरे को ट्रीट करते थे। कभी अमित उनके घर मिर्जापुर चला जाता था, कभी वो लोग धनबाद आया करते थे। जब भी वो धनबाद आते तो उनके लिए बहुत सारे फ्रूट्स, मिठाइयाँ लेकर आते, और बहुत अच्छे से ये लोग रहा करते, जैसे एक ही माँ के बच्चे हों। प्यार इतना कि कई बार जब वो बच्चे मिर्जापुर से आते और उनको अमित को कोई कपड़े पसंद आ जाते तो वो कपड़े उसके ले जाते, बोलते हुए कि यार गाँव में तो ऐसे कपड़े मिलते नहीं है, हम तेरे कपड़े ले जाए। वो बोलते कि भाई ले जाओ यार, तुम्हारे ही कपड़े हैं। तो बहुत ज्यादा इनके अंदर अच्छी बॉन्डिंग थी। कहानी की शुरुआत होती है जब अमित होता है 20 साल का और वो जाता है मिर्जापुर अपने गांव, अपने भाइयों के साथ रहने। इस बार वो करीबन 15 दिन गांव में रहा था, लेकिन 15 के 15 दिन उसकी रामपाल जी से रोजाना बातचीत हुआ करती थी। और वो उनसे यही बात कहता था कि पापा भी आपकी जॉब के चक्कर में हम लोग धनबाद रहते हैं, लेकिन जैसे आपका रिटायरमेंट होगा हम लोग यहाँ मिर्जापुर ही आकर रहेंगे, यहाँ बहुत अपनापन लगता है। तो रामपाल जी ने उसको रिप्लाई किया कि हाँ बेटा, जहां तेरी इच्छा हो वहां रहियो, और यूपी में तो तेरे भैया हैं ही, और महादेव की कृपा से जमीन जायदाद भी बहुत है, तो जहां तेरी इच्छा करेगी हम लोग रिटायरमेंट के बाद वहीं चल के रह लेंगे। 1-2 दिन बाद वो अपने ऑफिस में काम कर रहे, तभी अचानक से उनको एक फोन आता है। फोन मिर्जापुर से ही था, उनके भतीजे का। उन्होंने फोन उठाया तो फोन पर बच्चा, जो उनका भतीजा, बोलता है ताऊ जी जल्दी से मिर्जापुर आ जाओ, अमित का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी बात सुनते हुए एकदम से कांप जाते कि ये क्या हुआ। उन्होंने पूछा हुआ क्या, बोला आप बस जल्दी से आ जाओ। उसने और आगे कुछ नहीं बताया। फटाफट ही वहां से छोड़कर गाड़ी उठाकर मिर्जापुर पहुंचे फैमिली को लेकर। और जब ये वहां पहुंचे तो इनको पता लगा कि अमित की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनका अकेला लड़का, जो 15 दिन पहले
अपने कजिन्स के यहाँ घूमने आया था, उसका एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनते हुए पूरी तरह से वो टूट जाते हैं और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो किसी से भी बातचीत करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, समय हर एक घाव को धीरे धीरे भर देता है। ऑल्दो अमित की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन जिंदगी जैसे चलती है वैसे चलती ही रहती है। धीरे धीरे समय गुजरा, कुछ महीने, कुछ साल। कुछ सालों के बाद नीता ने रामपाल जी के जो 2 बच्चे थे, उनमें एक का नाम था अमित और एक थी सुमन। तो सुमन की उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद सुमन के 2 बच्चे, इनका नाम था नीता और जीत। तो सभी लोग मिलकर झारखंड में रहते थे। बच्चे जब छोटे थे तो अपने नाना नानी के पास भी आया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और जब ये बड़े हुए तो इनकी जो नानी थी, उनका मन हमेशा से ही वापस यूपी में ही जाके रहने का करता था, क्योंकि वहां से अमित की यादें जुड़ी हुई थी, उसको बहुत पसंद था। रामपाल जी भी अपने दिवंगत बेटे की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखते थे, उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनका भी यही मन था कि वो भी यूपी में शिफ्ट हो जाएं। इंतजार था तो सिर्फ एक चीज का, वो था रामपाल जी का रिटायरमेंट। रामपाल जी का रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद डिस्कशन होता है और बोलते हैं कि मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे से ही गाँव में ही एक प्लॉट ले रहा हूँ और बाकी अपने जमीन जायदाद तो है, जिस पर अभी बंटवारा नहीं हुआ था लेकिन उस पर डिस्प्यूट चल रहा था। वो जो बाकी के 3 भाई थे, वो इन दोनों भाइयों की जमीन में भी अब बंटवारा चाहते थे, जबकि वो अपने हिस्से की जमीन पहले से ही बेच चुके थे। आपको पता है ना, वो तीनों भाई ये सब क्यों कर रहे थे? हाँ, क्योंकि वो बेरोजगार थे। उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो था खेती। कुछ ऐसा ही होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, चाहे वो जेई आईआईटी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो सीए के एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह कॉम्पिटिशन है। बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि हमें क्या करना है। जैसे कई बच्चे जिनका ड्रीम है आईआईटी से कोडिंग प्रोग्राम्स करना, और ऐसा ही एक बहुत शानदार ऑप्शन मैं लेकर आया हूं। मैं बात कर रहा हूं मसाई लर्निंग के माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस की, जो आईआईटी गुवाहाटी और एनएसडीसी ने मिलकर डिजाइन किया हुआ है। इस प्रोग्राम की मैं आपको और डिटेल्स दूं, उससे पहले काम की चीज मैं आपको बताता हूं। ये 1 साल का प्रोग्राम है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जॉब अश्योरेंस होती है कि अगर 90 डेज में आपकी जॉब नहीं लगी तो ये आपको आपकी मनी रिफंड कर देंगे। और आपको बताऊं, यहाँ पर जो एवरेज मिनिमम जॉब है, जो पैकेज है, वो है करीबन 7 लाख के आसपास। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी कोडिंग और लैंग्वेजेस की, जिनके अराउंड जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनियां हैं वो उन्हीं के बेसिस पर इंटरव्यू लेते हैं और उनकी वही रिक्वायरमेंट होती है। आप पहले ही साल में इंडस्ट्री रेडी होंगे। इस प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्सेस मिलेगा आईआईटी गुवाहाटी का, और साथ ही साथ आपको एक्सेस मिलेगा उनके दक्ष एलुमनी नेटवर्क का, जो आपकी फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपका जो कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा वो भी आईआईटी गुवाहाटी में होगा। यानी कई बच्चों का आईआईटी जाने का सपना इस तरीके से भी पूरा हो सकता है। और ये सिर्फ दिखाने का सपना नहीं है, इसके बाद अगर आप इनके सेमेस्टर प्रोग्राम के अंदर 70% स्कोर करते हैं या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपको अश्योर्ड जॉब मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिलती है तो 90 डेज में आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी। 24 क्रेडिट्स का ये पूरा प्रोग्राम है और आपको इस प्रोग्राम की पूरी फी एक साथ नहीं देनी है। आपके पास ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से आप अपनी फी को पे कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो पढ़ाने वाली फैकल्टी सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी की है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। तो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कमेंट्स के अंदर एक कमेंट पिन भी है, कमेंट एक पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट के ऊपर जाकर भी आप सारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस टाइम उनके पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं थे, वरना उन्हें सब नहीं करना होता। खैर, रामपाल जी शिफ्ट हुए यूपी, धीरे धीरे वहां रहने लगे, उनका मन लगने लगा। लेकिन सिर्फ 2 लोग, रामपाल जी और उनकी वाइफ। तो कभी कभी जब बच्चों को लेकर सुमन वहां पर आती तो वो बहुत खुश होते, और उनके नाती जीत में तो उनको अपना अमित दिखाई देता था। वो बोलते भी थे कि ये तो बिल्कुल अपने मामा के ऊपर गया है। और वो कहते थे सुमन से कि सुमन, तू बच्चों को हमारे पास छोड़ जाया कर, नाना नानी के पास रहेंगे, हमारा भी थोड़ा मन लगा रहेगा और बच्चे भी खेलते रहेंगे। नीता और जीत को भी नाना नानी से बहुत लगाव था, बचपन से उनके साथ ही बड़े हुए थे। और इवन इनके नाना नानी के यूपी शिफ्ट होने के बाद भी जब भी इन्हें मौका मिलता ये अपने नाना नानी के साथ ही रहते थे। वही इनके साथ रामपाल जी के भाई और उनके बच्चे भी रहा करते थे, और पहले की तरह सारे बच्चे आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, नीता और जीत गांव में ऐसे ही घूम रहे थे, किसी काम से गए थे, अपने घर के थोड़ा बाहर ही थे, और एकदम से 8-10 कुत्तों ने आकर उन दोनों छोटे बच्चों को घेर लिया। और वो कुत्ते बहुत तेज थे, दोनों के ऊपर भौंक रहे थे। वो देखते हुए दोनों छोटे छोटे बच्चे बुरी तरह से घबरा गए, और नीता
जीत से बोलती कि जीत जल्दी यहाँ से भाग वरना ये कुत्ते हमको काट लेंगे। इधर जीत बोलता दीदी बहुत डर लग रहा है हमको काट लेंगे। इतने में नीता की नजर बाहर अपने कजिन मामा के ऊपर पड़ती, बोलती मामा हमें बचाओ ये कुत्ते में काट लेंगे। तो बोलते कि बच्चों तुम भागो मत वरना ये कुत्ते तुम्हें काट लेंगे। उनकी बात सुनकर वो बच्चे वहीं खड़े रहते हैं। बच्चों के रोने चीखने की आवाज सुनकर रामपाल जी और उनकी वाइफ भागते हुए घर से बाहर आते हुए देखते तो कुत्तों ने बच्चों को घेर रखा है और जीत डर के मारे बेहोश हो चुका है। वो लकड़ी उठाकर आते हैं और कुत्तों को मार मार के वहां से भगाते हैं और जाके जीत को उठाते अपनी गोद में, बोलते कि इसको क्या हो गया, बेहोश कैसे हो गया। बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो नीता से पूछते तो बोलते कि नाना हमको इन कुत्तों ने घेर लिया, शायद उसके डर की वजह से बेहोश हो गया है। वो उसको उठाते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होश में आता ही नहीं है। वो फटाफट से उठकर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जीत को अच्छे से एग्जामिन करता है और बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, इतने सारे कुत्ते एक साथ उसको दिखे तो शायद उसे डर कर ये बेहोश हो गया है, बाकी बस आराम से घर ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तब तक जीत होश में आ चुका था। सबकी जान में जाने की सब कुछ ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद से जीत की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो अजीब सा ही बिहेव करता, वो मतलब उसको डर लगता रहता था। कभी भी वो बैठे बैठे बेहोश हो जाता और बेहोशी में बड़बड़ाता रहता, मम्मी बचाओ, नाना बचाओ, नानी बचाओ। और करीबन 15-20 मिनट तक वो ऐसे ही करता रहता जब तक कि वो दोबारा होश में नहीं आ जाता। सब लोग घबरा के वापस डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को बताते, डॉक्टर चेक करता और फिर से वही सब कुछ नॉर्मल। सब लोगों ने कहा कि छोटा बच्चा है, सदमा लग गया, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, इनके जो कजिन मामू है वो इनके यहाँ नाना नानी के घर पर आए और बीच जो बरामदा होता उसमें खटिया पड़ी हुई थी, वो उसके ऊपर आपने जूते उतार के खटिया के नीचे रख दिए और उस पर सो गए। थोड़ी देर के बाद पता नहीं जीत को क्या जचा, वो उस खटिया के नीचे घुसा और घुसकर एकदम से उसके चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर वो मामू भी उठे और नीता भी भागते हुए तो देखा कि जीत खटिया के नीचे बेहोश हुआ पड़ा है और इस बार उसके सिर में चोट भी लगी, जहां से हल्का हल्का ब्लड आ रहा है। लेकिन इस बार वो नॉर्मल बेहोश नहीं हुआ था। नीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर रामपाल जी उनकी बीवी बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने जीत को उठाया तो रामपाल जी जैसे जीत को उठाया उनको फील हुआ कि जीत का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। उन्होंने उसकी नाक पर हाथ लगा, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। ये देखते ही रामपाल जी का दिमाग खराब हो गया। रामपाल जी वहीं के वहीं रोने लगे और बस एक ही बात करते, प्रभु बेटा को तो छीन लियो, अब क्या नाती को भी छीन लोगे? इतना बुरा मेरे साथ ना करो प्रभु, महादेव थोड़ी सी रक्षा करो, इतना अन्याय हमारे साथ ना करो। रोते रोते पता नहीं चला उनको क्या सूझा, उन्होंने जीत का मुंह खोला और उसके मुंह फूंक मारने लगे और साथ साथ उसकी छाती को जोर जोर दबाने लगे। वो बार बार फूंक मारते, छाती को दबाते, फूंक मारते, छाती को दबाते। करीबन 8 से 10 बार ऐसा करने के बाद एकदम से जीत जो है वो खांसता हुआ खड़ा होता है और उसको जैसे उसकी सांसें आती है तो वो खुशी से हंसने लगते हैं कि चलो उनका नाती उनके पास वापस आ गया है। उसके उठते ही उसको उठाकर हॉस्पिटल भागते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। वो बोलते हैं कि अरे इसकी सांसें रुक गई थी, आप बोलो नॉर्मल है। बोले मैंने पूरा चेक कर लिया, इसके सिर पे भी जो चोट लगी है वो छोटी सी चोट है, उस पर टांकों की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। रामपाल जी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि जो उनके बेटे के साथ हुआ वो उनकी नाती के साथ नहीं हुआ। उन्होंने उसको गले से चिपका लिया और बिल्कुल चिपका कर वो उसे अपने घर पर लेकर आए। अभी बात जब जीत के मम्मी पापा को पता लगे तो सीधा भागते हुए मिर्जापुर पहुंचे। वहां पर जाकर रामपाल जी ने उनसे कहा कि बेटा इसको यहाँ से ले जाओ और इसको धनबाद में जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। नीता की फैमिली धनबाद जाती है और हर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हर डॉक्टर का एक ही जवाब था कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी जीत का बेहोश होना बार बार बंद नहीं हो रहा था। जब कहीं से रिजल्ट नहीं निकला तो सुमन पहुंचते एक बाबा के पास, क्योंकि जीत की जो हेल्थ थी वो भी लगातार डिग्रेड होती जा रही थी। तो उनके घर के ही पास में एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के बाहर एक बाबा बैठा करते थे। सुमन को उनके बारे में किसी से पता चला और वो सीधी पहुंची उनके पास। वो जीत के बारे में बाबा को बताती तो बाबा उनसे बोलते हैं कि कोई चमत्कार ही हुआ है बेटा, जो ये बच्चा मेरे सामने जिंदा बैठा हुआ है इसकी मौत तो कब की हो जानी चाहिए थी। बहुत खतरनाक रूह का साया है इसके ऊपर, ये बचेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ है, इसलिए उपाय करके जरूर देखते हैं, हो सकता है भगवान की कृपा से ये बच जाए। बाबा ने सुमन को एक काली मुर्गी, नींबू, काली मिर्ची और भी बहुत सारी सामग्री लिखवाई और कहा कि आज रात को 12 बजे तुम सब आ जाना, हम इसका इलाज करेंगे, एक पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये उस चीज से मुक्त हो पाता है फिर नहीं। तो रात को 12 बजे लोग पहुंचे। 12 से लेकर 2 बजे तक उन बाबा ने बहुत सारी चीजें की, झाड़ फूक किया, कुछ क्रियाएं की उनकी, और उसके बाद वो इनके फादर से बोले, तो वो जो काली मुर्गी थी उनके हाथ में थी, बोला कि जाओ जंगल में जाकर इसको छोड़ के आ जाओ और ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल सही बात, छोड़ने के बाद पीछे घूमकर मत देखना, वरना ये चीज तुम्हारे बेटे के ऊपर से नहीं जाएगी और फिर उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। उसके पापा
सेम वही प्रोसेस करते हैं। और जैसे ही वो उस मुर्गी को जंगल में छोड़कर वापस घूमते हैं आने के लिए, तो उनको अपने पीछे से बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई आती है और उनमें से एक आवाज़ उनको बहुत क्लियर सुनाई आती है, जो कि जीत की आवाज़ होती है और वो ये कह रही होती है, "पापा, आप मुझे यहाँ छोड़ दोगे? मुझे ले चलो पापा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है।" वो आवाज़ ऐसी थी कि एक बार तो उनके फादर का घूमने कर देखने को मन करेगा कहीं वाक़ई में यहाँ जीत तो नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने उनको समझाया था कि आवाज़ कैसी भी हो घूमना नहीं है, वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ सीधे चलते रहे और जब तक वो उस जगह से बहुत दूर नहीं आए गए, तब तक ये आवाज़ बार-बार उनके कानों में रिपीट हो रही थी। फिर वो जब उन बाबा के पास पहुँचते तो बाबा बोलते हैं कि बेटा, उस रूह को मैंने तुम्हारे बच्चे पे से उतार तो दिया है, लेकिन मैं उसे मुक्त नहीं कर पाया। वो बहुत खतरनाक और चालाक है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। इस बच्चे के ऊपर जो भी कोई क्रिया हुई है, वो तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने करवाई है और वो जो रिश्तेदार है ना, वो इस बच्चे के ननिहाल पक्ष का है। इसी के साथ-साथ एक ताबीज़ मैं इस बच्चे को बना के दे रहा हूँ। इस ताबीज़ को कभी गलती से मत उतारना, क्योंकि जैसे ही ताबीज़ गया, वो रूह वापस इसके पास आ जाएगी और फिर इसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये जो भी कुछ हुआ, इसके बाद से जीत के साथ होने वाले इंसिडेंट बिल्कुल बंद हो गए और सुमन, उसके परिवार को ये समझ में आ चुका था कि इस बच्चे के ऊपर जो भी क्रिया की गई है, वो किसने करवाई है। सुमन को हमेशा से लगता था कि ये लोग बस सामने-सामने से अच्छे बनते हैं और मन ही मन ये इनके पिताजी की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए शायद अब उसको समझ में आ रहा था कि अमित की मौत कैसे हुई। शायद अमित की मौत हुई नहीं थी, अमित को मरवाया गया था क्योंकि वही उस ज़मीन का इकलौता वारिस था। और अब जब आज सुमन के बच्चे उनके नाना के पास रहने लगे, तो फिर से उन लोगों के मन में ये आ चुका था कि ये ज़मीन कहीं उस लड़के जीत के नाम ना कर दें, क्योंकि उसमें रामपाल जी को अपना बेटा दिखाई देता था और अब उनके लिए जीत एक थ्रेट बन चुका था और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उन लोगों ने उनकी पीठ पीछे ये वार किया। सुमन ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को समझाती है, उनको भी चीज़ें रियलाइज होती है और उसके बाद वो अपने भाइयों से बातचीत करना बंद कर देते हैं और वो सुमन से कहते हैं कि बेटा, तू हमारी चिंता मत कर, हम लोग यहाँ रह लेंगे, लेकिन अब तू बच्चों को लेकर कभी भी यहाँ पर मत आना। लेकिन आपको क्या लगता है, चीज़ें यहीं खत्म हो गई? पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। चीजें धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही नीता की उम्र 18 पहुंची, उसके साथ अब अजीब अजीब से इंसिडेंट होने लगे। जब वो सोई रहती थी तो उसको स्लीप पैरालिसिस के अटैक आते थे और ऐसा फील होता था कि कोई दो लोगों ने उसके पैर, दो लोगों ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं और कोई एक जना उसका गला दबा रहा है। सुबह जब वो उठती तो वो देखती, एक दो बार तो उसने इग्नोर किया, बट जब एक दिन वो उठी, उसने कांच में देखा तो उसको अपने गले पे निशान दिखाई दिए, किसी ने वाकई में हाथ से उसका गला दबाने की कोशिश की हो। वो अपनी मम्मी के पास पहुंची, बोली मम्मी देखो मेरे हाथ पर, पैर पर, गले पर कैसे निशान है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सुमन घबरा जाती है और फिर से उस मस्जिद के पास पहुंचते हैं। वो बाबा बैठते थे, पर वहां जाके उसे पता लगता है कि वो बाबा तो यहाँ से चले गए हैं, वहाँ कोई दूसरे बाबा बैठते हैं, तो वो उनसे झाड़ फूक करवाती है। कुछ दिन तो नीता ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता है उसके साथ और अब उसका बिहेवियर थोड़ा और ज़्यादा चेंज हो गया था। वो अकेले रहना पसंद करती थी, उसने नहाना धोना बंद कर दिया था और जनरली वो अपने आप को अपने कमरे के अंदर बंद करके रखती थी। जीत अब अपनी बहन से डरने लगा था और उसके मम्मी पापा जब उसे कुछ भी बोलते तो वो एक मर्द की आवाज़ में जवाब देती, अगर मुझे रोका टोका तो मैं अपनी जान ले लूंगा, कोई मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, मुझे अकेला रहने दो। वो सब डर जाते, घबरा जाते। अब क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनके पास जो एक जरिया था वो भी जा चुका था जिससे वो उसका इलाज करवा पाते। चीज़ें चलती रही ऐसे ही, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजरे। फिर एक दिन नीता अपनी मम्मी के पास आके बोलती है कि मम्मी, मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा है, मुझे बहुत भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अब अपने आप को खत्म कर दूं। सुमन ने अपनी बेटी नीता को गले लगाया और उसको दिलासा लगे बेटा से कुछ नहीं होता। तभी अचानक से वो छूटती है, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल जाता है, वो बिल्कुल वैसे डरावनी हो जाती है और यूं करके वो वापस से अपने रूम के अंदर जाती है और खुद को बंद कर लेती है। सुमन को अब कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका था कि अब अगर उसने देर की तो वो अपनी बेटी को खो देगी। उसने और उसके हस्बैंड ने दोनों ने ढूंढना शुरू किया कि वो बाबा कहाँ मिलेंगे जिन्होंने पहले जीत का इलाज किया, तो जब तक बिल्कुल ठीक है। कई जगह पता करने का तो उनको पता चला कि वो किसी दूसरी मस्जिद के बाहर बैठने लगे हैं और वहीं पर जाकर वो उनसे मिल सकते हैं। सुमन बिना वक्त जाया किए उन बाबा के पास पहुंचती नीता को लेकर, और जैसे वो पहुंचती है और बाबा नीता को देखते हुए बोलते हैं, अरे वो पागल औरत, तू पहले नहीं बता सकती थी, तेरे एक बेटी और है। इन दोनों के ऊपर ही एक साथ काला जादू किया गया है, अगर पहले बताई थी तो दोनों बच्चों पे से उस बुरे साये को उतार देता। तो बोलती कि बाबा मुझे नहीं पता था, उस टाइम बहुत छोटी थी तो डर जाएगी इसलिए मैं लेकर नहीं आई, और बेटे के चक्कर में आपको बताने ही भूल गई कि मेरी एक बेटी भी है। बाबा नीता को देखते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर एक नहीं 5 रूह है और इतने सालों से इसके साथ रहते रहते वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। बहुत देर हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस
अब अगर ये हो सकता है तो करके देख लो। इसको बोलो कि अपने कमरे के अंदर अगले 40 दिनों तक एक दिया जलाकर जिस भी भगवान को मानती है उनकी पूजा करे। अब इसकी कोई मदद कर सकता है तो भगवान ही कर सकता है। वो जो रूह है वो इसको पूजा करने नहीं देगी, इसलिए तुम्हें धागा दे रहा हूं, इसके हाथ पे बांध देना, और जब तक ये धागा इसके हाथ पे रहेगा ये पूजा करती रहेगी। तुमने कुछ इलाज करके दिया। अब फैमिली बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई थी। इसकी जो मम्मी थी वो साथ में इसके बैठती, इसका हाथ पकड़ के ताकि वो धागा ना तोड़ दे, दिया जलवाती और इससे पूजा करवाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे नीता अपने घर में रोजाना पूजा करने लगी। बाबा ने साफ साफ कह दिया कि 1 दिन भी चूकना नहीं चाहिए। वो रोज देवी माँ की पूजा करती और उसके हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था। लेकिन वो दिन में तो पूजा करती थी, लेकिन रात में अब भी उसके ऊपर वैसे ही अटैक हुआ करते थे। चीजें धीरे धीरे सुधर रही थी पर वो इतनी नहीं सुधरी। फिर उनको किसी और कोई और सिद्ध बाबा थे उनके बारे में पता चला, तो वो सब ये डिस्कस करते कि एक दिन अब थोड़ा थोड़ा नीता के अंदर सुधार आ गया था, 10-12 दिन हो चुके थे और वो अपने घर वालों की बात भी मानती थी और उनसे बातचीत भी करती। तो अपनी मम्मी के पास आके बोलती है कि मम्मी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है, मैं आज़ाद तो हो जाऊंगी ना। उसके बाद सुनकर वो उन दूसरे बाबा के पास जाने का विचार करते हैं। तो पास के ही एक गांव था, उसके अंदर हर थर्सडे को यानी गुरुवार को उनका दरबार लगता था। वो लोग वहां पहुंचते हैं और जब उनका नंबर आता है तो बाबा उसको देखकर बोलते हैं कि इस लड़की के ऊपर तो बहुत खतरनाक हवा है और बचपन से इसके साथ है। बचपन में ही इस लड़की के लिए जुड़वा बलि दी गई थी, अगर लड़की की शादी हो जाती तो जिंदा नहीं बचती। ये जो रूह या आत्मा है वो बस इसकी शादी का इंतजार कर रही है। तुमको भी बलि देनी होगी छुटकारा पाने के लिए और इसी के साथ साथ अपने घर को भी बंधवा लो। जैसा उन बाबा ने कहा वैसा किया गया और उन्होंने जो सामान मंगाया, फिर उसके बाद उन बाबा ने 2 मुर्गों की बलि दी और अपनी पूजा वगैरह बहुत लंबा 5-6 घंटे का प्रोसेस किया। उसके बाद कहीं जाकर नीता के अंदर भी सुधार आने लगा। फिर उसके बाद उन बाबा को एक दिन घर पे बुलाया गया। घर पे करीबन 8 से 10 घंटे तक उन्होंने पूजा की और पूजा करने के बाद वो बोलते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, नित दिन भगवान की पूजा करते रहना और अपने रिश्तेदारों से दूर रहना। इसके बाद चीजें दोनों बच्चों के साथ ठीक रही और जब उनकी पापा यानी इनके नाना रामपाल जी की फैमिली अपने इस मकसद में पूरी नहीं हो पाई तो अब उनका असली रूप सामने आ चुका है। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो भाइयों के बच्चे हैं, वो अब खुला उस जमीन का केस लड़ रहे हैं और उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। ये जो केस चल रहा है वो रामपाल जी और उनके दामाद यानी नीता के पापा मिलकर देखते हैं। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और अब सुनवाई पे सुनवाई चल रही है। किसके हाथ वो जमीन आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस इंसिडेंट ने नीता को अपनी लाइफ में एक चीज तो सिखा दी है कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। जिनको आप अपना समझते हैं वो मुंह पर तो आपके मीठे बन सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए क्या साजिश कर रहे हैं शायद आप भी इस चीज को नहीं जानते हैं। क्या आपका भी कोई अपना ऐसा है जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया लेकिन उसने आपकी ही पीठ में छुरा घोंप दिया हो? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।